नहीं, पौधों के लिए, फसलों के लिए। तो मॉइस्चर कंटेंट के बारे में भी रेडार का जो रिफ्लेक्टेड सिग्नल आता है वो बता सकता है। तो इस तरह के यूजेस हैं रेडार के, जो कि दूसरे सेंसर्स में नहीं हो सकते। इसी तरह हर सेंसर जो बना होता है वो ईएमआर के किसी पोर्शन की करेक्टरिस्टिक्स को अर्थ के सरफेस के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उसको एक्सप्लॉइट करता है कि इस पोर्शन का ये एडवांटेज है, तो ये सेंसर इस एरिया के या इन करेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए, और इन करेक्टरिस्टिक्स से जो मैक्सिमम जानकारी मिल सकती है उसको हम गैदर करें, बाकी को छोड़ देते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं जिन पे तरह तरह के सेंसर्स भेजे गए हैं। कोई फॉरेस्ट के लिए ज़्यादा सूटेबल है, कोई क्रायोस्फीयर जिसको बोलते हैं, या जो स्नो और ग्लेशियल एरियाज़ हैं उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट है। कुछ मौसम एटमॉस्फेयर के बारे में जानकारी प्राप्त करने में महत्वपूर्ण है। कुछ सेंसर जो हैं वो ओशन के बारे में जानकारी देने में, जो जो सेंसर को निर्माण किया गया कि ओशन के बारे में अधिक जानकारी मिल सके। कुछ सॉइल्स के बारे में जानकारी बताते हैं, कुछ अर्बन एरियाज़ के बारे में बताते हैं, कुछ एग्रीकल्चर के बारे में बताते हैं। तो अलग अलग सेंसर्स डिज़ाइन किए जाते हैं अलग अलग यूटिलिटी को देखते हुए, अलग अलग तरह की एप्लीकेशन को। तो ये एक्टिव सेंसर्स के बारे में एक हमने बात की। अब हम बात करते हैं पैसिव सेंसर्स की। पैसिव सेंसर्स का खुद का अपना कोई एनर्जी का सोर्स नहीं होता है। ये पैसिव सेंसर्स हैं वो सन के द्वारा जो दो दो तरह से काम कर सकते हैं। ए, जो सन का रेडिएशन अर्थ तक आया और उसका जितना पार्ट सरफेस से टकरा के रिफ्लेक्ट होकर वापस गया, वो पार्ट। तो ये हो गया आपका नॉर्मल पैसिव सेंसर्स, या अर्थ जो खुद की एनर्जी एमिट कर रही है उसको ये रिसीव करते हैं। ज्योग्राफी में जो रिमोट सेंसिंग हम पढ़ते हैं या जिन इमेजेस का हम बहुत मात्रा में यूज़ करते हैं, या जो बहुतायत में फ्रीली अवेलेबल सोर्सेज से सैटेलाइट की इमेजरीज मिलती हैं, वो अधिकांशतः पैसिव सेंसर्स की के द्वारा गैदर की हुई होती हैं। पैसिव सेंसर के खुद का कोई एनर्जी का सोर्स नहीं होता, वो रिफ्लेक्टेड एनर्जी को यूज़ करता है। इसका एक उदाहरण आप ले सकते हैं। आपका मोबाइल, दोपहर में आप फ़ोटो ले रहे हैं किसी, चूँकि चारों ओर खूब प्रकाश है, हर चीज़ साफ दिख रही है, तो मोबाइल का फ्लैश नहीं यूज़ करना है आपको, फ़ोटो आराम से कैप्चर हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रेडिएशन पे। तो पैसिव सेंसर्स भी इसी प्रकार के होते हैं, रिफ्लेक्टेड या एमिटेड रेडिएशन के ऊपर काम करते हैं। जो अब हम कुछ प्रमुख पैसिव सेंसर्स के बारे में जान लेते हैं। हाँ, इसका एक डिसएडवांटेज भी, कि जब भी स्काई ओवरकास्ट है यानी बादल खूब छाए हुए हैं, बारिश हो रही है, ऐसे मौसम में पैसिव सेंसर्स काम नहीं करते। इसी तरह रात्रि के अंदर भी पैसिव सेंसर्स काम नहीं करते अनलेस कि वो थर्मल एनर्जी को रिकॉर्ड करने के लिए बने हुए हों। तो अब हम मूलतः मेनली जो जो पैसिव सेंसर्स हैं इम्पोर्टेंट वाले, उनकी थोड़ी जानकारी लेते हैं, उनके बारे में जानते हैं। ये एक एग्जांपल है आपका पैसिव सेंसर का। सन है, सन से रेडिएशन आया, ये ग्राउंड का कवर है, बिल्टअप एरिया हो सकता है, कोई शहर गांव या वेजिटेशन हो सकता है। यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जो रेडिएशन सेंसर तक गया उसको सेंसर रिकॉर्ड कर रहा है। ये सैटेलाइट का सेंसर है, ये सैटेलाइट का सोलर पैनल है, इसको एनर्जी देने के लिए ये इस पर सेंसर। तो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड जो सेंसर हैं वो मूलतः पैसिव हैं। ये 300 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर की तक की हाइट के ऊपर हो सकते हैं। ये 400 नैनोमीटर से 2000 नैनोमीटर, 0.4 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक का जो ईएमआर का रेंज है, या 400 से 2000 नैनोमीटर, या माइक्रोमीटर में कहें तो 0.4 टू 2 तक का माइक्रोमीटर तक का जो रेंज है उसमें काम करते हैं। सन इनका चीफ सोर्स होता है, और इनमें भी दो तरह के हो सकते हैं, विजिबल यानी ब्लू ग्रीन रेड बैंड वाले, और नियर इंफ्रारेड यानी इंफ्रारेड जिसको हम हमारी आंखों से तो नहीं देख सकते, परंतु पिछली क्लासों जो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स पे जो लेक्चर हुआ था उसके आधार पे आपको याद होगा कि ये सेंसर जो हैं वो इंफ्रारेड रीजन के अंदर
इनसे इंफ्रारेड रीजन में इनसे वेजिटेशन सबसे अधिक मात्रा में रिफ्लेक्ट करता है और उसको रिकॉर्ड करने के लिए इंस्ट्रूमेंट बने होते हैं। विजिबल पोर्शन के अंदर मूलतः है जो जो रिफ्लेक्शन आता है ग्राउंड से, वो ग्राउंड की कंडीशंस कैसी हैं, जैसे वहाँ प्लांट कितने हैं, डेंस प्लांट हैं या स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड प्लांट्स हैं, वहाँ पे वाटर बॉडी हैं जैसे रिवर है, लेक है या ओशन है, अर्बन एरिया है, छाया है या नहीं है, वहाँ किस तरह का लैंड कवर है, उसके आधार पे बनेंगे। तो जो विजिबल वाले हैं उनमें ब्लू ग्रीन बैंड जो है उसके अंदर इमेजरी रिकॉर्ड की जाएगी या इंफ्रारेड में अलग। ये सारा रेडिएशन अगर अलग अलग तरह से रिकॉर्ड किया जाए तो उसको हम बोलेंगे मल्टी स्पेक्ट्रल ऑप्टिकल सेंसर, यानी मल्टी स्पेक्ट्रल, कई सारे बैंड के अंदर एनर्जी इकट्ठी कर रहा है। मल्टी बैंड के अंदर आपको इमेज मिलेगी। यदि सारे सिग्नल को मल्टी बैंड की जगह एक ही साथ रिकॉर्ड किया जाए जैसा कि नॉर्मल फोटोग्राफ होता है, तो उसको हम पेनक्रोमेटिक इमेजिंग सिस्टम कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? पेनक्रोमेटिक इमेजिंग सिस्टम कहते हैं। ये एक ग्रे कलर के अंदर आपको इमेज मिलेगी, ब्लैक एंड वाइट और ग्रे की शेड्स होंगी। हम इस बारे में जब स्पेशियल और रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन की जो अगले आने वाले वीक में जो क्लास है जिसमें कि हम स्पेशियल रेडियोमेट्रिक टेम्पोरल जो रेजोल्यूशंस हैं उनकी बात करेंगे, उस समय हम पेनक्रोमेटिक क्या होता है इसको थोड़ी सी और अधिक डिटेल के अंदर जानेंगे। फिलहाल हम अपना फोकस ऑप्टिकल सेंसर्स में रहते हैं। तो पेनक्रोमेटिक यदि इमेज होगी तो वो सिंगल बैंड में ही सारे ईएमआर को रिकॉर्ड कर लेती है, और जैसा लिखा है कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ होगा। मूलतः जो सैटेलाइट्स हैं या जिन पे पेनक्रोमेटिक सेंसर लगा हुआ है वो लैंडसेट पे ईटीएम लैंडसेट पे मल्टी स्पेक्ट्रल भी होगा और पैन भी होगा। इसी तरह स्पॉट एचआरवी जो है उसमें मल्टी स्पेक्ट्रल भी होगा और पैन भी होगा। आइकनोस है उसमें मल्टी स्पेक्ट्रल भी होगा और एक पैन बैंड भी होगा। इंडियन रिमोट सेंसिंग वाले में 1C जो है उसमें एक पेनक्रोमेटिक है, 1D के अंदर पेनक्रोमेटिक है, और कार्टोसेट सीरीज जो है ये भारतीय हैं, IRS-1C, IRS-1D और कार्टोसेट, इन सब में एक पेनक्रोमेटिक बैंड भी होता है। तो स्पेक्ट्रल रेंज जो है पेनक्रोमेटिक बैंड ईटीएम में जो लगा हुआ है, हम देखेंगे ईटीएम क्या है, वो 0.52 टू 9 माइक्रोमीटर है। कार्टोसेट की 0.42 टू 0.85 है और स्पोर्ट की 0.4 टू 0.75 ही पेनक्रोमेटिक बैंड है। दूसरा हो गया मल्टी स्पेक्ट्रल। मल्टी स्पेक्ट्रल में हर वेवलेंथ को अलग एक इमेज या एक चैनल या एक बैंड के ऊपर रिकॉर्ड किया जाएगा। इसमें मल्टी चैनल डिटेक्टर्स या रिकॉर्डर लगे हुए होंगे, रेडिएशन की नैरो वेवलेंथ को पकड़ेंगे ये। इनमें लैंडसेट फर्स्ट जो 1970s मिड 70s में आया, लैंडसेट टीएम जो 90s के अंदर आया सैटेलाइट को जिसको लॉन्च किया गया, लैंडसेट फिर ईटीएम है। उसके बाद ये लैंडसेट सीरीज अमेरिका की है, नासा ने इनको अंतरिक्ष में भेजा था। लैंडसेट प्रोग्राम शायद ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है सैटेलाइट इमेजरी का। मैं अभी इसके बारे में थोड़ा और बताता हूँ आपको डिटेल में। पहले ये जान लेते हैं, लैंडसेट के अलावा स्पॉट सीरीज है, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी की है, और लिस सीरीज है जो इंडियन रिमोट सेंसिंग एजेंसी की है, इसरो की। लैंडसेट की बात हम पुनः करते हैं। लैंडसेट को 1973-74 के अंदर इन सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा गया था। मल्टी स्पेक्ट्रल थे, यानी इनसे कलर्ड इमेज मिल सकती थी। अब 1974 से लेके ईयर 2000 तक करीब 26 ईयर्स तो तब हो गए और 20 ईयर्स 21st सेंचुरी हो गए, तो अराउंड 46 ईयर्स का डेटा लैंडसेट सीरीज के सैटेलाइट्स ने अर्थ के सरफेस के बारे में इकट्ठा किया है। और इतने समय में हमारी पृथ्वी का सरफेस काफ़ी कुछ बदला है, जंगल कम हुए हैं, खेत फैले हैं, और सबसे ज़्यादा तो छोटे शहर बहुत बड़े बड़े बन गए हैं, शहरों के बीच की दूरी कम हो गई है। बहुत तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस हमारी पृथ्वी के ऊपर आए हैं।
तो उन ट्रांसफॉर्मेशंस का एक जो आर्काइव्स है उसके संबंध में जो डेटा है वो सारा लैंडसेट सीरीज से हमें मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अमेरिका में जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट बने थे अमेरिका के ईयर 2008 में, तो प्रेसिडेंट बनने के बाद अपने सेकंड टर्म जब उनका आया 2012 में, लगभग उस समय उससे थोड़ा सा पहले अमेरिका ने लैंडसेट सीरीज के जितने भी इमेजेस हैं उनको साइंटिफिक कम्युनिटी या स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए फ्री कर दिया। अब आज के दिन आप पिछले 45 ईयर्स में लैंडसेट ने जितनी भी इमेजेस इनके बहुत सारे सैटेलाइट के, एक सैटेलाइट 8-10 साल काम करता है, फिर दूसरा भेजना पड़ता है, कंटिन्यूस प्रोग्राम है। जितने भी सैटेलाइट ने इमेजेस ली हैं वो सब की सब इमेजेस नासा के जो जो क्या कहना चाहिए, नासा का एक वेब पोर्टल है, कई सारे हैं, तो उनके जो वेब पोर्टल हैं वहाँ से फ्रीली अवेलेबल है। आप स्टूडेंट्स को भी अवेलेबल हो सकती हैं। आपको जाके वहाँ रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को, और फिर जिस एरिया की आपके इंटरेस्ट के स्टडी एरिया की और सूटेबल टाइम की जो भी इमेज है, आप उस आर्काइव में सर्च करेंगे तो आपको वो इमेजेस मिल जाएंगी, और फिर आप उनको ऑर्डर कर सकते हैं। और फिर कुछ आपके मेल आएगा शायद उसी दिन या अगले दिन कि कितने दिन बाद आपको इमेज मिलेगी, और फिर आप वहाँ से उसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और अपने रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये लैंडसेट प्रोग्राम के बारे में एक बात है, हम इसकी आगे भी चर्चा करते रहेंगे। लिस प्रोग्राम जो है वो भारत का है। लेट 90s में एक समय ऐसा था, 95-96 में, कि तब जो पब्लिक डोमेन में जो सैटेलाइट्स थे, जिन यानी कि जो इमेजरी पब्लिक डोमेन में थी, फ्रीली अवेलेबल हो या जिसको खरीदा जा सके कोई, उनमें लिस इमेजेस जो हैं वो हाईएस्ट क्वालिटी की थी। यानी वर्ल्ड में उस समय पब्लिक डोमेन में कोई ऐसी सैटेलाइट इमेजरी नहीं थी जो कि लिस से बेहतर हो। बाद में लिस से अच्छे सैटेलाइट बहुत से आ गए। लैंडसेट सैटेलाइट, स्पोर्ट सैटेलाइट का रेजोल्यूशन बाद में बहुत इम्प्रूव हो गया लिस से। लिस का भी रेजोल्यूशन बाद में इम्प्रूव हुआ, मगर एक टाइम वर्ल्ड में ये नंबर 1 थी इसरो के भेजे हुए सैटेलाइट का रेजोल्यूशन। उस समय भी रशिया और अमेरिका के जो स्पाई सैटेलाइट्स थे उनका रेजोल्यूशन इनसे अच्छा था, परंतु वो पब्लिक डोमेन में नहीं थे, यानी कि वो फ्रीली अवेलेबल नहीं थे। तो इसी तरह एक बैंड होता है थर्मल इंफ्रारेड। अब थर्मल इंफ्रारेड से क्या तात्पर्य है? थर्मल से तात्पर्य है तापमान से। थर्मल, सूर्य की किरणें आती है, अर्थ के सरफेस पे गिरती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, कुछ पार्ट अर्थ के सरफेस ने एब्जॉर्व किया, उसको एब्जॉर्व करने से वो जो सरफेस का एरिया है वो हीट एनर्जी को गेन करता है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है और वो रेडिएशन एमिट करने लगता है। तो इस एमिटेड रेडिएशन को जो सेंसर रिकॉर्ड करता है वो भी पैसिव सेंसर होता है, इनको थर्मल सेंसर्स कहते हैं। तो अर्थ की इंटरनल एनर्जी के कारण हो सकता है। अर्थ पृथ्वी अंदर से बहुत गर्म है, धीरे धीरे वो रेडिएशन भी पृथ्वी के सरफेस तक आता है, और इसी तरह से सन से आने वाली लाइट से भी अर्थ का सरफेस गर्म होता है। आप जानते हैं गर्मियों में बाहर जो सड़क है अथवा जो मिट्टियाँ हैं वो बहुत गर्म हो जाती हैं। आप बिना शूज़ या स्लीपर्स के वहाँ जाएंगे तो आपके पैर जल सकते हैं, इतनी गर्म होती है। सर्दियों में यही रात्रि के अंदर यदि आप बाहर निकलेंगे तो सरफेस बहुत ठंडा होता है। यानी आने वाला सोलर रेडिएशन कितनी घंटों तक लगातार मिला और किस एंगल पे रेडिएशन मिला, गर्मी में हाई एंगल पे मिलता है, सर्दियों में लो एंगल पे, उससे जो लाइट एनर्जी आती है वो एब्जॉर्ब होकर हीट एनर्जी में बदलती है, और जो रेडिएशन होता है उसको थर्मल इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग जो है थर्मल बैंड उसको कैप्चर करता है। तो थर्मल जो बैंड है वो रात्रि के अंदर भी काम करेगा क्योंकि रात को भी रेडिएशन का एमिशन होता है। इसी तरह पृथ्वी के वो हिस्से जहाँ हाई टेम्परेचर रहता है, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ के कारण फॉरेस्ट में फायर हो गई, या कहीं माइंस हैं और माइंस में नीचे आग लगी हुई है, या अर्बन एरियाज़ हैं वो काफ़ी गर्म होते हैं सराउंडिंग रूरल या फॉरेस्टेड लैंड से, तो इसका ये काम आता है टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने के लिए। अर्थ के सरफेस का, सरफेस स्किन का जो टेम्परेचर है उसको रिकॉर्ड करने के लिए ऑप्टिकल सेंसर है, थर्मल बैंड के अंदर ये काम करते हैं। एक हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सिस्टम होते हैं, जैसे मैंने बताया। हाइपर स्पेक्ट्रल का, हाइपर का मीनिंग है बहुत ज़्यादा, यानी ईएमआर का जो रेडिएशन है उसके बहुत महीन
बहुत छोटे हिस्से, जैसे हम ऑप्टिकल में बात करते हैं 0.4 टू 0.5 माइक्रोन के बैंड में सेंसर ने एनर्जी को रिकॉर्ड किया। 0.5 से 0.6 माइक्रोन के बीच में सेंसर ने एनर्जी को रिकॉर्ड किया। इमेजिन कीजिए 0.5 से 0.6 का जो स्पेक्ट्रल बैंड है उसके यदि 10 टुकड़े कर दिए जाएं, 0.51, 0.5 टू 0.51 एक बैंड, 0.51 टू 0.52 दूसरा बैंड, 0.52 टू 0.53 तीसरा बैंड, 0.53 टू 0.54 चौथा बैंड, 0.54 टू 0.55 पांचवा बैंड, एंड सो ऑन। तो 6 तक आते आते 10 बैंड बनेंगे। हर एक को अगर अलग अलग एक चैनल पे रिकॉर्ड किया जाए तो ऐसा अगर कोई इमेजिंग सिस्टम हो तो उसको हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सिस्टम कहते हैं। जो हाइपरियन सैटेलाइट है वो 242 स्पेक्ट्रल बैंड के अंदर ईएमआर को रिकॉर्ड करता है। एवरेज जो है वो 224 बैंड के अंदर रिकॉर्ड करता है। इसी तरह एक मोडिस सेंसर है, उसको बहुत से लोग हाइपर स्पेक्ट्रल नहीं मानते पर हमारा मानना है कि हाइपर स्पेक्ट्रल कहना चाहिए। वो 40 बैंड में ईएमआर को रिकॉर्ड करता है। तो ये स्पेक्ट्रल रेंज है कि यूजुअली हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग होती है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगी, जैसे कि किन्हीं इलाकों में कौन से मिनरल्स अच्छे हैं या सोइल की मैपिंग करनी है, सोइल की क्वालिटी की, तो उसमें हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग की जा सकती है। इसी तरह यदि फॉरेस्ट की करते हैं तो स्पीशीज का आइडेंटिफिकेशन, ग्रीनरी का आइडेंटिफिकेशन एक बात है, किस किस तरह की स्पीशीज हैं उनका आइडेंटिफिकेशन करना फॉरेस्ट स्पीशीज दूसरी बात है, वहाँ पर यूज़ हो सकता है। तो एक एडवांस रिमोट सेंसिंग की बात हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सिस्टम में हो सकती है। इसके अलावा माइक्रोवेव सेंसर्स हैं, ये एक्टिव वाले सेंसर हैं, हमने इनकी बात कर ली थी। कुछ पैसिव माइक्रोवेव भी होते हैं परंतु अधिकांशतः माइक्रोवेव सेंसर्स की बात करते हैं। तो हम एक्टिव सेंसर्स की बात करते हैं। तो अब ये देखिए, द लॉन्गेस्ट माइक्रोवेव्स आर अबाउट 25 लाख टाइम्स लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो ईएमआर की वेवलेंथ की रेंज बहुत ज़्यादा होती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक वाइड स्पेक्ट्रम है, इसके बहुत सारे हिस्से हैं जिनका हमारे अर्थ या हमारे यूनिवर्स के अलग अलग बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। बहुत एडवांस्ड साइंस है। आप सब लोगों का स्वागत है इस साइंस को जान का यूज़ करने में। इससे हमारे अर्थ को, हमारे प्लेनेट को, हमारी सराउंडिंग्स को और हमारे यूनिवर्स को जानने में जो हेल्प मिलती है। तो माइक्रोवेव सेंसर्स की बात हो रही थी, एक्टिव भी हैं और पैसिव सेंसर्स भी हैं। रीसेट इंडियन रिमोट सेंसिंग माइक्रोवेव डाटा का एक सोर्स है। लैंडसेट की हमने बात की थी जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लैंडसेट के अंदर शुरू में जो सेंसर था उसको एमएसएस सिस्टम कहते थे, 70s के अंदर जो गए थे। लेट 80s में थीमेटिक सेंसर भेजा उन्होंने। लेट 90s के अंदर एनहेंस्ड थीमेटिक मैपर भेजा गया। और अब जो लगभग 21st सेंचुरी का के जो 2010 के आसपास उन्होंने फिर एक सेंसर को भेजा है, उसको जो लैंडसेट 8 बोला जाता है, लैंडसेट 8 इसको बोला जाएगा। तो ये लंबा रिकॉर्ड है। स्पोर्ट सैटेलाइट यूरोपियन स्पेस एजेंसी के हैं, इनकी भी रेंज काफ़ी लंबी है। और स्पोर्ट सैटेलाइट्स आजकल बहुत हाई क्वालिटी का फ्रीली डेटा दे रहे हैं, स्पोर्ट 5, स्पोर्ट 4। इसके लिए भी आप सब लोग रजिस्टर कर सकते हैं और इस डेटा को फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं अपनी रिसर्च के लिए, अपनी स्टडीज़ के लिए। यहाँ पर इन स्लाइड्स में आप देख पाएंगे इन सैटेलाइट्स की जो डिटेल्ड करेक्टरिस्टिक्स हैं। यहाँ पर इंडियन रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम में जो सैटेलाइट्स हैं उनकी 1979 में हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था भास्कर 1 के साथ, और फिर IRS 1A 1B IRS P2 1C, ये जो अलग अलग हैं सेंसर्स भेजे गए हैं। भारत ने भी बहुत सारे सेंसर्स अंतरिक्ष में भेजे हैं।
इसके अलावा आइकनोस जो डेटा है, ये प्राइवेट सेक्टर की एक एजेंसी है। ये बहुत हाई स्पेशियल रेजोल्यूशन में डेटा देता है ईयर 2000 से। तो 1 मीटर और 4 मीटर इसका रेजोल्यूशन है। अभी मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि रेजोल्यूशंस के ऊपर एक हमारी अलग से क्लास होगी, उसके बाद हम इन चीज़ों को जान पाएंगे। और कुछ क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो भी इस पीपीटी में इंक्लूड किए गए हैं। तो इनको आप, ये मैं अपलोड कर दूंगा वीडियोस के अलावा साथ में। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। काफ़ी सारे नए नाम आए हैं, इनसे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप करोगे ये आपको बहुत ही इसी तरह का लगेगा कि सैमसंग का मोबाइल है, अथवा नोकिया का मोबाइल है, या इनके पास एप्पल का मोबाइल है, या इनके पास एमआई का मोबाइल है, इत्यादि इत्यादि। तो काफ़ी इजीली इनके साथ आपका जानकारी इसके साथ बैठ जाएगी, पहचानने लगोगे। फिर भी आपके अगर डाउट्स हैं तो आप अपने जो यूट्यूब चैनल है उसके अंदर आप, सॉरी यूट्यूब चैनल नहीं, अपना व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें अपने डाउट्स हैं उनको लिख दीजिए। मैं अगली क्लासों में उनको दूर करने का प्रयास करूँगा। क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।